Good evening everyone, I am Saksham Pandey. Today we are going to solve some questions that have come in previous years of the chapter absorption by roots. So our first question, first we will solve the 1 mark question. तो 1 mark एकदम जल्दी जल्दी करते हैं. तो पहले एक 1 mark जो बहुत बार रिपीट होता है, that is define the term diffusion. Now what is diffusion? Let's see. हाँ, ये मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आप लोग को मैं बताऊं कि व्हाट इज़ द मार्किंग क्राइटेरिया, कि आपको डेफिनेशन भी पता है लेकिन आप किस रीज़न से अपने मार्क्स खो सकते हो, जो कि मैं टेस्ट में आप लोग से ले जाता हूं. जैसे डिफ्यूजन पूछा है. टुडे विल बी लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर नंबर शायद 18, क्लास 10th बायोलॉजी लेक्चर नंबर 17. जी भाई, जी. हाँ, वो यार वो एक प्री फाउंडेशन बुक है, दैट विल प्रिपेयर यू फॉर द कंपटीशन. तो पहले हम लोग बोर्ड्स को ख़त्म कर लें, फिर अगर टाइम बचता है तो कंपटीशन लेवल पे पढ़ेंगे. चैप्टर करने के बाद उसमें थोड़ा और ऊपर लेवल का बताया है, ठीक है. तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिए खुद ही से, क्योंकि टाइम है नहीं उतना कि वो भी करा पाएँ. लेक्चर 17 बायोलॉजी. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये 2020 का क्वेश्चन है. डिफाइन द टर्म डिफ्यूजन. नाउ व्हाट विल वी राइट? द हाँ, देखिए इस पे इन्होंने मार्क्स खोया. बहुत बढ़िया, अब इन्होंने वो मार्क्स पकड़ लिया. कीवर्ड क्या है जो आपने एक चीज बहुत अच्छा बोल दिया, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मतलब बीच में कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. अब इसको 2018 में फिर ये रिपीट हुआ. इसमें गिव वन वर्ड आ गया. उसमें बोला मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम दियर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन दे टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो डिफ्यूजन लिख दीजिएगा, जरूरी है. जैसे कि जब ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखना जरूरी है, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिखना जरूरी है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन ये है, सूटेबल रीजन दीजिए. इस चीज का सूटेबल रीजन दीजिए कि रूट हेयर्स बिकम फ्लैसिड. सुनिए, रूट हेयर्स बिकम फ्लैसिड एंड ड्रूप व्हेन एक्सेस फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू मॉइस्ट सॉइल अराउंड देम. ये बहुत बार रिपीट हुआ है, करीब 4 बार इन्होंने बोला है. बुक में नहीं है, वो असाइनमेंट शीट में. ये 2019 में, 17 में, 15 में और 14 में. जी हाँ, मिलेगी. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अब मिलेगी, और फोटोसिंथेसिस का अलग टेस्ट होगा. हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आया रीज़न. ये बहुत बार ये आता ही आता है इस चीज़ का कि अगर आप उस मॉइस्ट सॉइल के अराउंड, ये प्लांट लगा हुआ है, उस मॉइस्ट सॉइल में आपने फर्टिलाइजर्स बहुत ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है. मतलब इसका पानी निकला है बाहर. वो कैसे होगा? जब एक्सोऑस्मोसिस होगा. इसका मतलब बाहर का सोल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक. अंदर कैसा है? हाइपोटोनिक है. हाइपोटोनिक, अंदर ज्यादा पानी है, ठीक है. ये बहुत बार आएगा. हाँ, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है. हाँ, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है. तो इस रीजन में आप लोग कीवर्ड्स यूज करिएगा, एक्सोऑस्मोसिस यूज करिएगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करिएगा कि सिंस द कॉन्सेंट्रेशन इज हाई आउटसाइड द रूट हेयर सेल्स, देयरफॉर वी विल सी एन एक्सोऑस्मोसिस हैपनिंग इन द रूट हेयर सेल्स. हाँ, आप उसको कर लीजिएगा, लेकिन कंफ्यूज मत करिएगा एग्जामिनर को. या तो आप हर जगह कीवर्ड यूज करिए, कॉन्सेंट्रेशन हायर लोअर, या तो टॉनिसिटी, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, दोनों मत यूज करिएगा कि इट इज हाइपरटोनिक देयरफॉर नहीं, द सोल्यूशन आउटसाइड द रूट हेयर सेल्स आर हाइपरटोनिक एंड इनसाइड देयर इज लेस कॉन्सेंट्रेशन. ये नहीं, अंदर फिर हाइपोटोनिक आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है. ये बहुत बार आएगा. अगला
वो आप लिखिए मत, बहुत टाइम लग जाएगा, समझिए बस, ठीक है। ये इसको देख के, हाँ अरे हम लोग ऑर्डर से ही चल रहे हैं, पहले 1 मार्क कर रहे हैं, फिर 2 मार्क, अरे 3 मार्क, फिर 5 मार्क्स। ले लीजिएगा भाई, ठीक है, ले लीजिएगा, किसी फोटो ही ले लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द टर्म प्लाज्मोलिसिस कर लेंगे, फ्लैसिडिटी एक्सप्लेन करना है अगर, हाँ कीवर्ड, 2 कीवर्ड, श्रिंकेज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक और कीवर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सोऑस्मोसिस हैपेंस, ठीक है। ये हो गया, ये कुछ देखिए, एक फिर से 2018 में वही पूछ लिया फर्टिलाइजर वाला, फर्टिलाइजर बहुत पूछता है, ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग चेक करता है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन, नहीं बोला है कि व्हाट हैपेंस टू अ सेल, द कंडीशन ऑफ अ सेल इफ इट इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है जो कि अब आने लगा है, पहले सिर्फ होता था डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, अब आने लगा है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इस चीज को ध्यान में, तो इसने बोला डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडीशंस ऑफ अ सेल ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल इफ दे आर प्लेस्ड इन हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फ्लैसिड, एक्सोस्मोसिस, और हाइपो में टर्जिड, एंडोस्मोसिस। गुड आयुष, सब सही चल रहा, थोड़ा आप भी एंगेज रहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद बोला है कि करेक्ट करो, इसने बोल दिया द सेल सैप ऑफ रूट हेयर इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक को अंडरलाइन कर दिया, हाइपरटोनिक लिख दीजिए, ठीक है, हाइपोटोनिक का हाइपरटोनिक लिखिएगा, है ना, थोड़ा रिलेशन। उसके बाद हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बताइए, उसने बोला है कि, या फिर मैं ऐसे ही पूछ लूं, इसने बोला है कि मरीन फिश व्हेन प्लेस्ड इन टैप वाटर बर्स्ट बिकॉज ऑफ, फिर ऑप्शन मरीन फिश व्हेन प्लेस्ड इन टैप वाटर, ओशन की फिश, हाँ, तो अगर वो बर्स्ट करती है तो वो क्या उसका रीजन होगा, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। आपका आसान करने के लिए इसने 4 ऑप्शन दिए थे, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, डिफ्यूजन, उसमें से एंडोऑस्मोसिस चूज कर लीजिएगा। ऐसा क्यों हुआ, अब कुशाग्र समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, देख के पता चल रहा। ओशन का पानी आपको पता है सॉल्टी होता है, मतलब मरीन फिश मतलब जो ओशंस वाली फिश है, ठीक है, हाँ, तो इस फिश के अंदर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन भर जाएगा, ये तो टैग बन गया, जैसी भी फिश लगे भाई, ड्राइंग क्या ही बोले, बहुत अच्छी डे, ठीक है, तो इसके अंदर एक हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा उस, हाँ हाँ, अब टैप वाटर क्या होगा, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा, तो एंडोऑस्मोसिस चालू हो जाएगा, धीरे धीरे पानी इतना भर जाएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगी। और अगर एक टैप वाटर मतलब एक एक्वेरियम वाली फिश को उठा के हमने ओशन वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, तब भी मर जाएगी ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है। जब भी बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने का मतलब है एंडोऑस्मोसिस, श्रिंकेज का मतलब है एक्सोऑस्मोसिस। गुड जी, जैसे वो श्रिंक कर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो ओशन वाला पानी है उसको अडैप्ट नहीं कर पा रही है कि वो ले ही नहीं पा रही है, अडैप्ट नहीं, वो छोड़ दे रही है अपना पानी, क्योंकि अब उसके अंदर एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ना, और बाहर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और ये सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, तुरंत आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद करेक्ट करिएगा स्टेटमेंट को, फ्री मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल टेक प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज अंडरलाइंड, गलत, नहीं, करेक्ट करना, फ्री मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स इन एंड आउट टेक प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज अंडरलाइंड, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट होता है कि सेल वॉल के थ्रू, तो सेल वॉल आपको लिखना होगा, आपको इसमें टर्म नहीं देना है, गिव वन वर्ड नहीं, करेक्ट करना है स्टेटमेंट को, ठीक है।
कि द फ्री मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये हमारी देखिए ये सेल है, सेल वॉल बनाया, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन बनाया, ठीक है, उसके अंदर ही न्यूक्लियस। अब पानी अंदर या बाहर जाता है तो सेल वॉल ही तो फ्रीली मूवमेंट करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में तो एक फ्री मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, वो एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा। पार्शियली मेम्ब्रेन, अरे पार्शियली परमिएबल। चलिए दूसरा, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फोर। अच्छा ये तो पहले ही बिना ऑप्शन दिए आप लोग शायद बता लें। अ प्लांट सेल में बर्स्ट व्हेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर ऑप्शंस में ये दिया है, पहला ऑप्शन टर्गर प्रेशर इक्वलाइजेस वॉल प्रेशर। मैं ऑप्शंस बता रहा हूं, उसमें से चूज करिएगा। दूसरा टर्गर प्रेशर एक्सीड्स वॉल प्रेशर। तीसरा वॉल प्रेशर एक्सीड्स टर्गर प्रेशर। चौथा नन ऑफ द अबव। तो अगर सेल बर्स्ट करती है तो अंदर से लगता है बाहर टर्गर प्रेशर, बाहर से लगता है अंदर वॉल प्रेशर। तो अगर वो बर्स्ट की है मतलब अंदर वाला ही प्रेशर ज्यादा है, तो बी ऑप्शन है कि टर्गर प्रेशर एक्सीडिंग द वॉल प्रेशर। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म टर्गर प्रेशर कर लेंगे। ठीक है, मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ लेंटिसेल। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ लेंटिसेल्स। जैसे लीव्स के पास स्टोमाटा होता है, वैसे ही स्टेम्स के पास लेंटिसेल्स होते हैं फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, है ना। तो प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मैंने बताया था आउटर मोस्ट एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। ठीक है, उसके बाद पूछा है स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स। गैसियस एक्सचेंज। और इसमें एग्जामिनर्स का कमेंट है, मतलब इसमें एग्जामिनर कमेंट भी है कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं। ये एग्जामिनर जो चेक करते हैं पेपर, वो भी अपना कमेंट देते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों ने क्या गलती की। आपने बोला डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और डिफाइन नहीं किया कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा O2 CO2। ठीक है, एक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। नहीं तो बाय प्रोडक्ट तो ये देगा, ऑक्सीजन तो लेगा ना यहाँ से, तो इट हेल्प्ड इन फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो वो तो फोटोसिंथेसिस के बाद ही होता है ये सब काम। ठीक है, तो फंक्शन तो उसका परफॉर्म कर ही रहा है ये। चलिए डिफरेंशिएट बिटवीन टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर कर लेंगे। ठीक है, गिव बायोलॉजिकल रीजन व्हाई दिस हैपेंस। मैंने बताया था ये क्वेश्चन पूछता है कि हाँ बायोलॉजिकल रीजन बताना है इस चीज। हाँ मैं बता रहा हूँ कि वुडन फ्रेम्स ऑफ द डोर गेट जैम्ड ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन की स्पेलिंग BA नहीं BI। हाँ सब लोग IMBITION, सब लोग यहाँ पे A लिखे पड़े हैं, I लिखिएगा। ठीक है, हाँ नेम द फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल अब्सॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन की पूरी डेफिनेशन पता है सबको ये? हाँ मैं बता रहा हूँ, वो नेम द वो वर्ड था कि द फिनोमेना बाय विच लिविंग और प्लांट डेड सेल्स, लिविंग और डेड प्लांट सेल्स अब्सॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। तो इम्बाइबिशन की डेफिनेशन है कि लिविंग और डेड सेल्स विच आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक कीवर्ड है, आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ब्रैकेट में लिख दीजिए अफिनिटी फॉर वाटर, सेल्यूलोज पर लिख दीजिएगा आप। ठीक है, एक तो आप बीच बीच में बोलना बंद करिए, ब्रेक कर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, अब्सॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। ठीक है, इम्बाइबिशन की डेफिनेशन लिखिएगा। उसके आगे चल रहा है, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन बोर्ड्स में क्या होता है पता है, सिर्फ इस बुक के हिसाब से तो बनेगा नहीं,
मान लीजिए किसी और एडिशन में सेल्यूलोज वर्ड यूज़ किया हुआ है, अब आपको उसने सेल्यूलोज वर्ड दे दिया तो आप डर जाओगे, ये तो था नहीं। अब क्वेश्चंस बहुत रिपीट भी होते हैं, पुराने ईयर्स में सेल्यूलोज वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब जब एक नई चीज़ पता है, जब आपको पता चल गई, वैसे ही आप 80% लोगों से हट के हो गए, तो अब क्यों बोल रहे कि नहीं यूज़ करेंगे। 99 तो नहीं भाई, इतने भी सब लोग को कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा। सेल्यूल बताया तो, लिविंग और डेड प्लांट सेल्स या फिर लिविंग और डेड सेल्स विच आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, ब्रैकेट में हाइड्रोफिलिक, हेंस दे अब्सॉर्ब वाटर ड्यू टू सरफेस अट्रैक्शन। इसमें सारे कीवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं ऑलरेडी। अब गिव बायोलॉजिकल टर्म फॉर अ मेम्ब्रेन विच अलाउज molecules which allows passage of molecules selectively सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा में एक ही बात है, दोनों वर्ड है। डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस कर लेंगे कीवर्ड, हाँ थ्रू सेमी, फ्री नहीं यूज कर सकते आप। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दियर हायर कॉन्सेंट्रेशन, दियर वर्ड यूज करिएगा, फ्रॉम दियर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दियर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। गिव द रीजन वाई पोटैटो क्यूब्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर बिकम फर्म एंड इंक्रीज इन साइज। इम्बाइबेशन, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें ऑस्मोसिस हुआ है क्योंकि जो हमारा पोटैटो क्यूब्स थे उसके अंदर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन था, ठीक है। इम्बाइबेशन वर्ड आप तब यूज करेंगे जब वो स्वेलिंग दिखाई है, पर इसने बोला है कि वो फर्म हो गई है। स्वेल वर्ड नहीं यूज किया इसने, फर्म वर्ड मतलब टर्जिड हो गई है, ठीक है। फर्म यूज किया जाता है टर्जिड दिखाने के लिए, ठीक है। श्रिंक दिखाया जाता है फ्लैसिड दिखाने के लिए, तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे। पूछिए कुशाग्र। वही मैं बताया ना, वही एग्जैक्टली यही मैं बता रहा था कि इम्बाइबेशन वर्ड का आपको तब लिखना है जब वर्ड आ जाए स्वेलिंग, स्वेल्ड अप, ठीक है। और जब वर्ड आ जाए टाइट, फर्म और इंक्रीज इन साइज, तो आप वर्ड यूज करोगे टर्जिडिटी, एंडोऑस्मोसिस, ये सब। और ये पोटैटो वाले के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट भी है 5 मार्क्स का। अब दोनों ही वर्ड आपको साथ में यूज करना पड़ेगा ना, एंडोऑस्मोसिस होगा तभी तो टर्जिड होगी वो। हाँ स्टार्च, गुड। चलिए 1 मार्क क्वेश्चन तो हो जाएंगे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर वाला पूछा है, हाँ, नेम ऑफ सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेल सैप। अगर वो होता तो ऑस्मोसिस क्या। नेम अ सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेल सैप। बहुत बढ़िया, कैसे पहुंचे हाइपरटोनिक तक। हाँ, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए वर्ड यूज दे दिया कि रूट हेयर के कंपैरिजन, किसी भी सोल्यूशन के कंपैरिजन में अगर कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो एक हाइपरटोनिक की सोल्यूशन तो होगा। तो उसने कंपैरिजन बस कंफ्यूजन के लिए दिया है। आपको दिमाग में पहले ही पार्ट ऑफ द सेंटेंस से आंसर आ जाता है। इसने बोला है कि नेम द सोल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन दैट ऑफ द रूट हेयर सेल सैप। तो रूट हेयर सेल सैप अगर ना यूज करता, अगर बोल देता कि नेम अ सोल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज दैट ऑफ द सेल, हुज कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन दैट ऑफ द सेल, तो आप तुरंत ही हायर कॉन्सेंट्रेशन, आपके दिमाग में हाइपरटोनिक सोल्यूशन आता। पर अब रूट हेयर सेल्स की बात कर दी तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बने तो टोनोसिटी आएगी और वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाइपर, कम कॉन्सेंट्रेशन हाइपो, सेम कॉन्सेंट्रेशन आयुष आइसो। चलिए 1 मार्क तो हो गया, अब 2 मार्क। अब इसमें बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स।
क्या? इसने बोला है नेम अ सोल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेल सैप। बेसिकली सेल सैप से ज्यादा कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसको जब हम लोग किसी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में प्लेस कर दिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर दिए, तो क्या होने वाला है उस सेल के साथ? एक्सोस्मोसिस, पानी बाहर ही तो निकलेगा, ये होने वाला है। कोई बात नहीं बेटा, खुद ही पढ़िएगा इसको, ठीक है? 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बस आंसर लिखना है। क्यों आप ऐसे कुछ बोलते हैं कि मैं आपको कुछ बोल दूं, फिर आप बोलेंगे सर आप रोस्ट कर देते हैं। चलिए दूसरा 2 मार्क क्वेश्चन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला सेंटेंस है वुडन डोर्स स्वेल अप इन रेनी सीजन ड्यू टू, देखिए स्वेल अप यूज वर्ड आया ना, तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस मत लिख दीजिएगा। दूसरा डैश इज द फिनोमिना ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल। डैश इज द फिनोमिना ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल। हाँ, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, फ्लैसिडिटी तो हो जाती है, ठीक है, इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और डीप्लाज्मोलिसिस क्या होता है? उल्टा, जब वो वापस अपना साइज रीगेन करे। नहीं, आइसोटोनिक में तो कुछ भी नहीं होगा। डिफाइन द टर्म प्लाज्मोलिसिस, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमिना इन आवर डेली लाइव्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म प्लाज्मोलिसिस और दूसरा गिव वन रियल लाइफ एप्लीकेशन। हाँ, ये आपने डिफाइन कर दिया। और रियल लाइफ मैंने बताया था कि वो जो लीच को मारने के लिए नमक डालते हैं, तो प्लाज्मोलिसिस। और पिकल्स में डाल देते हैं, अचार पिकल में डाल देते हैं, या तो ज़्यादा चीनी या तो ज़्यादा नमक, तो उस नमक से क्या होता है, पूरा सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं सब श्रिंक हो जाएंगे, सबके साथ एक्सोस्मोसिस होगा। इमेजिन हो पा रहा है किसी को? पिकल का जार है ये, इसके अंदर हमारा पूरा अच्छा, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया बना दिया हमने, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्ट ना डालें तब तो ये लोग जिंदा रहेंगे, हार्मफुल है। पूरा एक हायर कॉन्सेंट्रेशन डेवलप कर दिया, अब होने क्या वाला है? एक्सोस्मोसिस, सब श्रिंक हो जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। हाँ, सॉल्ट एडेड टू पिकल्स टू प्रिजर्व देम फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लाज्मोलिसिस डीप्लाज्मोलिसिस कर लेंगे। प्लाज्मोलिसिस में वर्ड यूज करिएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, डीप्लाज्मोलिसिस में हाइपोटोनिक सोल्यूशन। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोटिक एंड टर्गर प्रेशर कर लेंगे। एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस कर लेंगे। फ्लैसिड का जी, ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, ये जब, अच्छा नहीं ये नहीं है, जैसे ये हमारा एक बीकर है, उसके अंदर एक सेल प्लेस्ड है, ठीक है, ये पानी है बाहर, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब जो ये पानी अंदर जाने वाला है, ये किसी प्रेशर से इसको पुल करेगा ना, तो दिस इज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर। और टर्गर प्रेशर क्या है? ये है जो ये सेल मेम्ब्रेन, मतलब पूरी सेल लगाती है अपने सेल वॉल पे, वो है टर्गर प्रेशर। डेफिनेशन तो छाप लीजिएगा बुक से, कीवर्ड मत भूलिएगा। दूसरा फ्लैसिड कंडीशन एंड टर्जिड कंडीशन, ये तो कर ही लेंगे। अब 5 मार्क वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये ही है जो कंफ्यूज करेगा। बड़ा ही इजी है भाई, जेनेटिक्स में मार्क्स पाना मुश्किल है, इसमें तो बहुत इजी है मार्क्स पाना। पहला 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और ठीक है, ये है 2017 और 2011 2 बार पूछा गया है। इसने क्या किया,
अरे अभी सोल्यूशन कहाँ से आएगा? ये पूरा हम लोग को डायग्राम दिया है, उसके अलोंग साइड पहले तो पूरा ही डायग्राम बना दे रहे। डी सी बी और ए, ठीक है, ये हुआ। अब पहला बोला है व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सेल गिवन। आपको एग्जाम में भी नहीं समझ में आए, डिट्टो यही डायग्राम दिया गया है बुक में, बुक नहीं मतलब असाइनमेंट शीट में। ये है ना, यही तो है। अब आपको ही देख के समझना है कि देखिए ये एक सेल है, बहुत ही छोटी सेल है, इसके अराउंड ये सेल वॉल है, ये अराउंड, क्योंकि सेल वॉल का शेप नहीं चेंज होता है, ये बड़ी ही, हाँ क्योंकि ये श्रिंक हो, बड़ी सेल वॉल नहीं, सेल पहले ही बहुत बड़ी थी, सेल इतनी बड़ी थी पहले, मगर इसके साथ कुछ हो गया कि ये बड़ी छोटी हो गई, पर सेल वॉल तो अपनी जगह पे है, क्योंकि सेल वॉल तो डेड है, तो वो अपनी वो रिजिडिटी नहीं खोएगी। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सेल गिवन। व्हाट इज द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सेल, कंडीशन बताइए सेल की। फ्लैसिड, फ्लैसिड इज द वर्ड, ठीक है, पहला आंसर है फ्लैसिड। दूसरा, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द सोल्यूशन इन विच द सेल इज प्लेस्ड। हाइपर, सब लोग हाँ हाइपर ही बोल रहे हैं, हाइपर, ठीक है। दूसरा, नेम द पार्ट्स नंबर्ड ए टू डी, ए टू डी सबको नंबर नेम करिए। सी वैक्यूल है, गुड, दिस इज वैक्यूल। ए न्यूक्लियस है, गुड। नहीं, अंदर चला गया उसके। डी हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाँ साइटोप्लाज्म है, हाँ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब ये 1 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन था, तो सबको कितने कितने मार्क्स मिले होंगे? अरे पागल, 0.25 मार्क्स चारों के हैं। नहीं यार, सिर्फ ये वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 5 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट था फ्लैसिड आंसर, दूसरा पार्ट था हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तीसरा पूछा है नंबर करो ए टू डी तक। तो मैं बता रहा हूं कि हर लेबलिंग पे 0.25 मार्क्स है, ठीक है। जब आप खुद बनाएंगे उसको लेबल करेंगे तब मिलेगा इतना मार्क्स। कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड्स में यही है, बोर्ड्स में तो यही है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना है, ठीक है। फिर फोर्थ इज, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इज द सेल गिवन इज प्लांट सेल और एन एनिमल सेल, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। प्लांट, बिकॉज इट कंटेन्स सेल वॉल, गुड। फिर फोर्थ, वॉट वुड यू डू, बेटा कुशाग्र क्यों मार खाना चाह रहे हैं? वॉट वुड यू डू टू ब्रिंग दिस सेल बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है भाई, कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया क्या मैंने, कि आप लोग पढ़ने लगे हैं खुद से। इजी लग रहा है जब हम बोल रहे थे कि इजी है? नहीं सर, जेनेटिक्स मुश्किल था, ये तो बहुत मुश्किल है सर, हम तो समझ ही नहीं पाए ऑस्मोसिस क्या होता है। अब लाइट खत्म होने पे भी वही बोलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो बड़ा ही स्कोरिंग है भाई, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है ये वाला। नहीं, टर्म्स बहुत है,
टर्म्स बहुत है, कंफ्यूजन बहुत इसमें होती है। चलिए अब बताता हूँ क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद एक पूरा पैराग्राफ लिखा है जो आप लोग को एक ही बार में पढ़ के सुनाऊंगा। कान खोल लीजिए फिर दिमाग खोलिएगा। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, हैज टेकन 3 पोटैटो क्यूब्स and put them in 3 different beakers containing 3 different solutions. इतना समझ में आया। After 24 hours, in the first beaker, the potato cube increased in size. In the second beaker, the potato cube decreased in size. And in the third beaker, there was no change in the size of potato cube. अरे पूछेंगे, अभी हम पूछेंगे, चिंता मत करिए। ये द फॉलोइंग डायग्राम shows the result of the same experiment. अब first part of the question, give the technical terms for the solution used in beaker A, B, C. हाँ, solution का टर्म बताना है। टॉनिक लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना ही मत लिखिएगा। उसके बाद इन बीकर सी द साइज ऑफ द पोटैटो क्यूब रिमेन सेम, एक्सप्लेन द रीजन इन ब्रीफ। समझ में आया, ठीक है। थर्ड, राइट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स विच हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। फोर्थ, व्हाट इज ऑस्मोसिस, लिख लेंगे। फिफ्थ, हाउ डज अ सेल वॉल एंड अ सेल मेम्ब्रेन डिफर इन देयर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के बेसिस पे दोनों में डिफरेंशिएट करिए। फ्रीली एंड सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। गुड, लगता है बच्चे कुछ अच्छा ही करने वाले हैं बोर्ड्स में, है ना आयुष? आपकी भी तरफ मैं यही बोल रहा हूँ। अब देखिए, उसके बाद ये था हमारा 2014 का क्वेश्चन। 2013 में भी सेम ये वाला डायग्राम दिया गया था, ठीक है, बस इस वाली सेल को ऐसे लिटा दिया गया था, ठीक है। और उसमें कंडीशन बदल गई थी, ये सेल हमारी कैसी हो गई थी, बड़ी बनाया है ना। तो आप समझ में आएगा, टर्जिड है, यहाँ पे टर्जिड हो जाएगा और एंडोस्मोसिस हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है व्हाट वुड यू डू टू रिस्टोर द सेल बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, प्लेस इट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। गुड, चलिए ये हुआ। फिर उसके बाद 2008 में भी सेम क्वेश्चन पूछा। 2008 में 2 अलग अलग सेल दे दी, एक छोटा ऐसे और एक दूसरी बड़ी, इन्हीं दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर अलग अलग करके पूछा कि ए वाले का बताओ क्या था, बी वाले का क्या सीन था। जी सर, जैसे ये लेबल है, इसका फंक्शन भी पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकता है, दिक्कत क्या है? अगर पूछ लेता है तो दिक्कत क्या है। चलिए ये ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर उसके बाद 1 मार्क से क्वेश्चन फिर से आया। अरे बाप रे बाप, इसके बाद स्टार्ट हो गया हमारा रूट हेयर की बात। और ये क्वेश्चन तो मतलब लगता है कि आना ही आना है,
जो पूछता है, हाँ वाइसे वर्सा मतलब मैंने बोला कि यू रिस्पेक्ट हिम एंड वाइसे वर्सा, मतलब आप भी इसकी रिस्पेक्ट करता है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, छोड़िए, एक एग्जाम्पल देने वाले थे पर जाने दीजिए, आप लोग सह नहीं पाएंगे। अब उसके बाद रीराइट द टर्म्स इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में करना है। और दिया हुआ है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, सॉइल वाटर, जाइलम, रूट हेयर। रुक जाइए, मैं लिख दे रहा हूँ टर्म्स। एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, सॉइल वाटर, जाइलम, रूट हेयर, ये दिया हुआ है। इसको करेक्ट ऑर्डर में बताइए कैसे वाटर फ्लो करता है। गुड, देखते हैं जो इसको खोल के, ये दिया है। और इसी का 5 मार्क्स के क्वेश्चन में रूट हेयर का पूरा डायग्राम खोल के दे दिया है, लेबल करने को बोला है, ऑर्डर बताया है और दूसरी चीज़ें पूछा है। खोल देते हैं इसका डायग्राम। मैं बनाऊंगा तो नहीं भाई, क्योंकि हाँ वही है, रूट हेयर, हाँ वही बता रहे, सही तो बताया आप लोग। सॉइल वाटर, रूट हेयर, सर कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स पहले होगा। सॉइल वाटर, कॉर्टेक्स, रूट हेयर तीसरा है, कोई नहीं बता रहा यार, दिया सबसे पहले रूट हेयर, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, हां इसका डायग्राम कैसे खोल दें। आ क्यों नहीं रहा है भाई। हमको ये बताइए कि उसका डायग्राम क्यों नहीं आ रहा है। ये अच्छा नहीं है, हाँ वही वाला। इस डायग्राम का क्या नाम दिया है। डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेल टू सेल कंडक्शन। ये कितना लंबा लिखना पड़ेगा यार, फीलिंग नहीं समझ रहा है आज गूगल। हाँ अब जाके फीलिंग समझा। एकदम बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा। अब इसके बाहर सॉइल था, ठीक है, इसके बाहर तो सॉइल भी होगी, तो सॉइल ही होगा पहला वाला, ठीक है। फिर रूट हेयर, फिर कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस तो था ही नहीं इसमें, एंडोडर्मिस है ना, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर जाइलम, ठीक है। ये होगा ऑर्डर। और ऑर्डर याद भी कर लीजिए, पहला रूट हेयर, कभी एपिडर्मिस भी दे सकता है, तो रूट हेयर ये फर्स्ट, सेकंड, कॉर्टेक्स थर्ड, एंडोडर्मिस फोर्थ, फिफ्थ इज जाइलम। उसके बाद अगर स्टेम्स पूछ देता है तो 6 विल बी स्टेम्स, ठीक है। और यही डायग्राम भी खोल के दे देगा अब डायरेक्टली 5। और भाई ये मतलब 1-2000 फ्लोएम से तो वाटर का कोई मतलब ही नहीं है ना। वो दे भी देता है तो दिक्कत क्या है, लेबल करने को दे सकता है तो लेबल, हाँ लेबल भी बता दे रहा हूँ। अंदर वाला पार्ट जो होगा वो जाइलम होगा, जो बाहर का पार्ट होगा वो फ्लोएम होगा। अगर मतलब इसकी छोटी छोटी सेल्स होंगी, इसकी बड़ी बड़ी सेल्स होंगी, अगर लेबल को आता है तो डिफ्रेंशिएट कर दे। हाँ रिंग फ्लोएम है। और अगर पूछ लेता है कि हाउ कैन वी नो द एज ऑफ अ प्लांट, तो आप बोल देंगे बाय काउंटिंग द फ्लोएम रिंग्स,
ठीक है, इसीलिए तो आप एक बार्क को काटो तो उसमें रिंग्स दिखती हैं, तो दैट इज द फ्लोएम रिंग्स, आउटर रिंग, और बीच में होता है जाइलम। हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था कि बाहर काट दो तब भी वाटर कंडक्शन होता है, मतलब जाइलम बीच में है, और अगर बाहर काट दो तो ऊपर बल्ज हो जाता है, मतलब फ्लोएम, फूड नीचे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, हाँ। ये पूछा है 2006, 2008, 2010, 2013, 2009, 2007, भाई साहब पूछता ही गया इसने, फिर 2019, 2014, इतना पूछा है इसने। उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी इसने यही पूछता गया है ये, ठीक है, ये पूरा दिया है और पूछता रहा है, ठीक है। अब एक डायग्राम ऐसे भी दे सकता है, इसका तो आप लोग समझ गए, सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं कि अंदर आएगा मतलब अंदर कैसा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, फलाना ढिमकाटा। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लिया, बता देंगे आप लोग। रूट प्रेशर की डेफिनेशन पूछ लिया, बता देंगे। रूट प्रेशर की डेफिनेशन में कीवर्ड है सेल टू सेल ऑस्मोसिस। हाँ, बुक में दिया है हाइड्रोस्टैटिक, आपने टेस्ट में लिखा एसेंट ऑफ सैप। अच्छा, इसमें कीवर्ड तो है द प्रेशर डेवलप ड्यू टू सेल ऑस्मोसिस, ठीक है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस लिख दीजिएगा। उसके बाद एक और डायग्राम जो रूट हेयर डिपिक्ट करने के लिए दे सकता है वो ये है। वो आपकी नोट्स में दिया था इसमें तो ठीक है, फिर लिख सकते हैं, अगर इसमें भी दिया है तो लिख सकते हैं। पूरी बुक पढ़ चुका है। किसका डायग्राम लग रहा है ये किसका डायग्राम है? गुड, चलिए कुछ तो पढ़ा है, ठीक है। अब इसी में से ये सब हटा के ABCD लेबल कर देगा, तो आपको लेबल करना होगा, ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये कैसा न्यूक्लियस है पूछ लीजिए, अरे उसको कॉल करिए ना, पूछ लीजिए। तुम ऐसे क्यों हो भाई, मेरी तरह बनो। वैक्यूल देखिए, इसका वैक्यूल बहुत बड़ा है, क्यों? क्योंकि एंडोऑस्मोसिस हो गया है, तभी तो ये टर्जिड है। वैसे दिस इज नॉट एक्चुअली टर्जिड, दो कंडीशन दे सकता है। अगर ये ऐसे नीचे की तरफ है मतलब अभी ये उतना टर्जिड है नहीं, अगर ये पूरी तरह से ऐसे निकल के जाता है मतलब तब ये टर्जिड है, फर्म है, टाइट है। नहीं, हाँ, वैक्यूल किसी भी शेप का हो सकता है, उसका शेप वेल डिफाइंड नहीं, लेकिन आपको इस रूट हेयर की तरफ देखना है कि क्या ये ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है कि ऊपर की तरफ। अगर नीचे है मतलब उतनी टाइट नहीं है, हेंस इट इज फ्लैसिड, और अगर ऊपर की तरफ है मतलब वो बहुत टाइट है एंड हेंस इट इज टर्जिड। ये भी बहुत पूछता है, जैसे देखिए इसमें टर्जिड दिया है ये दोनों, और एक में फ्लैसिड भी दिया है, नहीं हाँ ये वाले में फ्लैसिड दिया है। और आपको कभी कभी पूछ भी लेगा, जैसे ये फ्लैसिड अगर दे देता है, बोलता है कि हाउ कैन वी मेक दिस टर्जिड, तो आप बोल देंगे कि सर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा पानी का बढ़ा दो और हाइपोटोनिक सोल्यूशन कर दो, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद अगर यही बोल देता है कि व्हाट हैपेंस इफ वी ऐड फर्टिलाइजर नियर द रूट हेयर सेल्स, तो क्या होने वाला है? एक्सोस्मोसिस होने लगेगा, ठीक है। अगर वो टर्जिड ऑलरेडी थी तो वो फ्लैसिड हो जाएगी। और अगर बोल देता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द कंडीशन दैट विल ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल आफ्टर इट इज प्लेस्ड इन आफ्टर फर्टिलाइजर्स आर स्प्रिंकल्ड ओवर इट, तो आप क्या करेंगे? ऐसा डायग्राम, अगर ऐसे दिया हुआ था तो आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। ये वाला देख लीजिएगा यार, यही सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो बाहर रिंग्स हैं वो फ्लोएम है, अंदर वाली जाइलम है, ठीक है। लेकिन बुक में जिसमें रिंग है वो जाइलम पास होता है क्या? सर वो अलग-अलग रिंग है सर, जैसे कि जो जाइलम है उसमें रिंग है और जो फ्लोएम है उसमें रिंग नहीं है, और आप बताएं। अरे नहीं यार, ये सेल को रिंग नहीं मानना है, ये आखिरकार बाहर की रिंग बनाएगी। मैंने बोला कि जाइलम सेल्स और छोटी होंगी फ्लोएम के कंपैरिजन में,
ठीक है। अगर उस पर नहीं भी ध्यान देना है तो ऐसे ध्यान दीजिए, बाहर फ्लोएम होंगी, ये रिंग बनाएंगी और अंदर जाइलम होंगी। देखिए ऐसे ही तो ये रिंग बनेगी इसके आउटर में, अंदर जाइलम होगी। आइडेंटिफिकेशन बाहर जो इसके बाहर होगी वो फ्लोएम और अंदर वाली जाइलम। ये तो स्टेम स्टार्ट हो गई। तो सर इससे सर स्टेम के जस्ट बगल जाइलम होगा। हाँ, जाइलम के जस्ट बगल फ्लोएम होगा। हाँ, पेन क्यों चला दिए उसमें। चलिए उसके बाद हाँ पूछ भी लिया इसने कि हाँ, which of the following does not affect the rate of transpiration? ऑप्शंस है लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, एज ऑफ द प्लांट। कौन सी ऐसी चीज है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को नहीं अफेक्ट करेगी? अरे नहीं भाई, करेगी। विंड अगर बढ़ जाती है ट्रांसपिरेशन भी तो ज़्यादा होगा। अगर लीव्स के ऊपर पानी आ गया, विंड आई उड़ा ले गई, तो फिर से पानी ऊपर आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लाइट करेगी, इसने बोला क्या नहीं करेगी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? ऑप्शन विंड, लाइट, ह्यूमिडिटी, एज ऑफ द प्लांट। एज ऑफ द प्लांट। ह्यूमिडिटी भी करेगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। नहीं तो क्यों ह्यूमिडिटी में नहीं हो पाएगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पानी ऑलरेडी है, तो वो भी एक प्रेशर उस पर लगाएगा। ठीक है। अब ये वाला, द वैक्स लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स विच रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। मैंने बताया था ना, लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल, लेंटिसल, ये सब याद रखिएगा। बोला है डिफरेंशिएट करो, सुनिए, लेंटिसल्स एंड स्टोमाटा में ऑन द बेसिस ऑफ विच वन रिमेन्स ओपन ऑलवेज। हाँ, लेंटिसल्स। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड, दूसरा टर्म कौन सा था? हाँ, गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन कर लेंगे। ठीक है, बस। हाँ, उसके बाद एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड। फर्स्ट अ विंडी डे, सेकेंड अ फॉगी डे। ये 2 बार पूछा है। एक विंडी डे में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे इफेक्ट होगा और फॉगी डे में कम होगा। बस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अच्छे से कर लीजिए, बड़ा इजी है, ये पूछता ही है। 4 ही तो टर्म्स हैं। फिर एक्सप्लेन द टर्म गटेशन, ये भी आप कर लेंगे। ब्लीडिंग होती है जब सेल सैप का जो है बाहर निकलने लगे। जैसे हम लोग काट दे तो खून निकलेगा, उनके में सेल सैप भरा है, तो सेल सैप का जब एक्सट्रैक्शन होगा तो उसको हम लोग काटा जाता है। हाँ, किसी ने पूछा तो वो जहरीला होता है, मैंने बोला लगा के देखिएगा, लगाया। उसके बाद ये सब डायग्राम्स दिए हैं, ये सब जो हम लोग कर चुके हैं, सब देखिएगा। स्टोमाटा का डायग्राम दिया है। बस इतने में ही ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, ये चैप्टर का हम लोग कर चुके हैं। फिजिक्स करेंगे। हाँ, ये शीट ख़त्म, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। इसको मैं शेयर कर दूंगा। लेक्चर ख़त्म। थैंक यू।